बेसिकली जो यहाँ बता रखा है तुम्हारा जो प्री सीन है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्री सीन। प्री सीन में एक एनसीटेक करे कंपनी है। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। जितना मैंने पढ़ा आज इसको, आज कल इस हफ्ते में मैंने इसके ऊपर स्टडी किया है, तो यहाँ तक मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जो इस बार का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो काफी हद तक टेक्नोलॉजी के ऊपर आ सकता है, ठीक है। एंड व्हेन आई से टेक्नोलॉजी, सो इट विल नॉट बी लिमिटेड टू क्लाउड ओनली, बट आगे जब मैं जाता हूँ तो ये बोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं मुझे, प्रॉफिट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। सो यू कैन नॉट जस्ट डिपेंड कि हाँ मैंने ये इतना कर लिया तो बस अब इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। सो हम्म। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग द प्रीसीन, क्योंकि प्रीसीन इज जस्ट टू सेव योर टाइम, राइट। दैट्स वाई ऐसे 5 बार पढ़ो प्रीसीन को एंड खत्म करो। प्रीसीन पे उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ना टाइम लगाना है, ठीक है, क्योंकि प्रीसीन इज जस्ट टू सेव योर टाइम इन द एग्जाम। अब इसमें हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो प्रीसीन को 5 बार पढ़ो, क्रिटिकली पढ़ो, कहाँ कहाँ क्या क्या डेटा डेटा सेट्स कहाँ कहाँ है वो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, तो तुम्हारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। इस चीज को लिख लो, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू। सो डू इट 5 टाइम्स, ठीक है। इसको 5 से ज्यादा बार मत करिएगा, राइट। तो ये वो दवा है जो आपको सिर्फ 5 बार लेनी है, वो भी एग्जाम के पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अगर लगा दिया, राइट, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो एग्जाम में, एग्जाम के अंदर आपको यू विल बी पेनलाइज्ड बाय टाइम बाय थिंग्स, ठीक है। 5 बार करिए और अपना टाइम सेव करिए। क्या क्या इंडस्ट्री को समझ लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या है बेसिकली। अब ये इंडस्ट्री ना तुम लोग वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि अब सब कुछ क्लाउड पे होता है ना। देखो ना, लगभग सब कुछ हमारा क्लाउड पे जा चुका है, राइट। हम्म। ठीक है, मूविंग ऑन। Cloud services industry in Finland has been established for more than a decade and continues to grow to meet the needs and demands, particularly amongst small and medium-sized enterprises. ठीक है। हम्म। Percentage of client data 52%, 38%. Total annual revenue generated by all cloud service providers, सारे के सारे जितने भी प्रोवाइडर हैं वो कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं? 155 बिलियन, हम्म। 8.3 बिलियन। टॉप 10 क्लाउड, अब जैसे जूम है, जब मैं जूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग भी क्लाउड पे हो रही है, हम्म। हाँ। ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो क्लाउड सर्विस, राइट। अब क्लाउड सर्विस के क्या क्या मॉडल्स हैं? आईएएस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जो मैंने बताया, गूगल ड्राइव हो गया, नेटवर्क्स हो गए, ठीक है। तुम अगर वेबसाइट बनाने जाओ तो तुम्हारे को नेटवर्क की कॉस्ट भी देनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, तो वो भी हम्म। बता दिया मैंने, जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए जो एप्लीकेशंस वगैरह हो जाती हैं। डॉस प्रॉम्प्ट जो आता था ना, डॉस प्रॉम्प्ट आता था, क्या होता था, डॉस बोलते थे ना, डॉस, वो सब भी पैस है। एक डॉस है, फिर अभी गूगल का इंजन आता है बनाने के लिए, हाँ, गूगल का प्लेटफॉर्म आता है। विच इनेबल्स एक्सेस टू द क्लाउड सर्विस, कि तुम अपना ही खुद का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से आईओएस हो गया, एंड्रॉइड वगैरह हो गया, ये सब। हम्म। तो आईओएस तुम्हारा, एंड्रॉइड वगैरह ये सब तुम्हारा पैस में आ जाएगा। आईओएस, एंड्रॉइड, ये बेसिकली सर एक एंड्रॉइड वगैरह। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज करके आप अपने स्किल्स नॉलेज हाँ, सारा क्या बना सकते तो इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हैं। हाँ। प्लेटफॉर्म देते हैं, और सॉफ्टवेयर एज सर्विस भी देते हैं, जैसे ईआरपी हो गया, या इस तुम्हारा जूम हो गया, एक सॉफ्टवेयर इसमें एज सारा सर्विस। कुछ कंप्लीट कर देते हैं, बस हमें यूज करना होगा। हाँ, ठीक है। So SaaS allows data to be accessed and processed by the client on the cloud server as if it were installed on a client's own computer system. तुम टैली वैली चलाते हो या ईआरपी सैप चलाते हो, तो सैप भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। With SaaS, the cloud service provider effectively handles all components of the service, so the client does not need its own specialist IT hardware and software. As SaaS is a premium service, it is the most expensive. तो प्रीमियम सर्विस है तो सबसे एक्सपेंसिव होगी भी। तुम देख लो कितने जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव वही आते हैं। तुम जो नॉर्मल स्टोरेज लेने जाओ तुमको इतनी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट कोई सर्विस छोटी सी भी ऐप होगी ना, उसका पेड वर्जन बहुत महंगा होगा, ठीक है। हम्म। कैनवा ही देख लो यार, जूम, कैनवा, ये सब बहुत महंगी एप्स हैं। रेंज एंड एक्सटेंट ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड अंडर ईच मॉडल डिटरमाइंस द फीस चार्जेबल टू द क्लाइंट्स। टेबल दे रखी है, डेटा सर्वर तीनों में लगता है, डेटा स्टोरेज फैसिलिटी तीनों में लगती है, नेटवर्क रिसोर्सेज मेनली आईएएस का पार्ट है, बट पैस और सैस दोनों में लगता है। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो भी दोनों में लगता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोनों में लगता है, डेटा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी दोनों में लगती है, ठीक है। क्लाउड सर्विस डिलीवरी, तो 3 तरह के क्लाउड होते हैं, हम क्लाउड भी पढ़े हैं हमने, ठीक है। जब मैं क्लाउड पढ़ाता हूँ, आईटी पढ़ा, जब भी आईटी की बात करता हूँ मैं क्लाउड हमेशा पढ़ाते ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब क्लाउड में पब्लिक क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड क्या है, जनरली चीपर होता है, ठीक है। जैसे कि अब अगर तुम सक्सेस फैक्टर यूज करते हो तो एक तरह का पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। सक्सेस फैक्टर पब्लिक क्लाउड है, बट जब तुम कंपनी के इंटरनल यूज करते हो वो प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं एंड सर्विसेज देते हैं ओवर द क्लाउड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल ऑन अ पे एज यू यूज बेसिस, ठीक है। जैसे तुमने मान लो बिलिंग सॉफ्टवेयर वगैरह तो देखे होंगे, वो सब कुछ पब्लिक क्लाउड पर रहते हैं। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर क्लाइंट नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा सिक्योर भी नहीं होते पब्लिक क्लाउड, ठीक है। क्लाइंट या क्लाइंट ग्रुप को नहीं टारगेट कर रहे हैं, इट इज होस्टेड फ्रॉम द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स फैसिलिटीज, ठीक है। अब जब तुम प्राइवेट क्लाउड की बात करोगे, सो इट दिस प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस क्लाइंट। तो ये बहुत ही टारगेटेड स्पेसिफिक क्लाइंट्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। इट इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज बिजनेसेस विच डिमांड कंसिडरेबल मोर कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोसेसिंग capability. Private cloud can either be located in a client's facility or hosted at a designated cloud service third-party commercial site. Private cloud services are charged at a premium price. तो प्राइवेट जो सर्विसेज हैं वो प्रीमियम होती हैं, राइट। हाइब्रिड क्लाउड क्या है, कॉम्बिनेशन है। जैसे तुम्हारे, अब देखो जैसे तुम एचआर डेटा देखोगे बहुत ज्यादा, केका है, ठीक है। केका एक पब्लिक क्लाउड है, राइट। तो बट केका बहुत सारे लोग कस्टमाइज भी करते हैं, जैसे हमारे लिए तो वो एक हाइब्रिड सिस्टम हो जाएगा। तो ये दोनों पब्लिक और प्राइवेट मॉडल दोनों पे चले। इट कैन बी होस्टेड ऑन प्राइवेट क्लाउड फैसिलिटी विद मोर, कुछ जनरल फंक्शंस पब्लिक क्लाउड पे चले जाएंगे, स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। कुछ जनरल फंक्शन एचआर के, एडमिन के फंक्शंस हो गए, वो तुम्हारे पब्लिक क्लाउड पे चले जाएंगे। और तुम्हारे जो ज्यादा, जो मान लो जिनको कॉन्फिडेंशियलिटी ज्यादा चाहिए, वो तुम्हारे इस पर आ जाए। बेनिफिट्स आपको दे रखे हैं, इजिली स्केलेबल है, बोथ अप एंड डाउन, रिड्यूसिंग कॉस्ट सिग्निफिकेंटली। तो तुम्हारी कॉस्ट बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हो जाता है, काफी ज्यादा कम हो जाती है कॉस्ट। क्लाइंट्स कैन हैव इंस्टेंट एक्सेस टू क्लाउड सर्विस सिस्टम, अवॉइडिंग लेंदी सिस्टम डेवलपमेंट एंड implementation. Cloud service companies have enhanced security measures which reduce threats to clients' data and system integrity. Data can be accessed and processed at any time over the cloud from any remote location or using any devices, including mobile devices. Cloud enables clients to share data easily and it supports collaborative working over diverse locations. मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई आदमी अंटार्कटिका में भी बैठा है ना, वो भी काम कर लेगा क्लाउड के ऊपर, राइट। They are supported, maintained by a cloud service provider, reducing the need for clients to employ expensive IT specialists to maintain their in-house systems, right? Do not require expensive space to accommodate hardware, as the technology is managed and accommodated by the cloud service provider. तो कौन मैनेज कर रहा है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही मैनेज कर रहा है। क्या क्या चैलेंजेस है भाई, एक तो बहुत तेज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वेरी रैपिडली, एंड इट इज एंटिसिपेटेड टू डबल इन द साइज over the next 5 years, which means कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन दोनों ही बदल जाएगा, ठीक है। लोग नए इनोवेशंस के साथ में आएंगे, राइट। विद क्लाइंट्स डिमांड्स बिकमिंग मोर चैलेंजिंग टू सेटिस्फाई, ज्यादा ग्लोबल कंपटीशन आएगा, बाहर की जो कंपनीज है, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सब आ जाएंगे फायरलैंड में भी। दिस कुड हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द influence of smaller farland cloud service companies and consolidating. तो ये आएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, खरीद लेंगे, मर्जर कर लेंगे, अक्वायर कर लेंगे छोटे छोटे उनको, ठीक है। क्लाइंट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो अब इंटरनेट इनको अच्छा चाहिए, इन्हें भी कोई जियो जैसा आदमी चाहिए, जियो अंबानी भाई जैसा कुछ चाहिए जो इनका इंटरनेट बढ़िया रखे, स्पीड इनको अभी कोई इशू नहीं है, पर इनको और अच्छी सस्ता करे, मतलब अभी इनका कोई इशू नहीं है करेंटली। बट फारलैंड का इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो, मतलब जो जितनी डिमांड है उस पर तो पेस रखे, 5G है, 6G है, वो सब कुछ आता रहे, ठीक। नेक्स्ट, दिस इज अ कांस्टेंट रिस्क फ्रॉम हैकिंग। अब देखो जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, नेटवर्क्स के ऊपर, क्लाउड्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी भी थ्रेट आता चला जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है थ्रेट, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इसी, अच्छा ये ना इन्होंने 2 बार ही मेंशन कर दिया इस पूरी इसमें, दे मेंशनड इट ट्वाइस, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल।
Distributed denial of service attack involves excessive activity on the system from an unidentified source, which significantly slows down the system and reduces its operational performance. Okay, just this is important, right? This red में कर दे इसको. This is important. A distributed denial of service attack involves excessive activity on the system from unidentified sources. From an unidentified source. अब ये क्या करता है, तुम्हारे सारे सिस्टम पर ना एक कोई वायरस चला देगा जिससे तुम्हारा एकदम हाइपर एक्टिविटी की वजह से स्लो हो जाएगा सिस्टम. ठीक है, और सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरे ऑफिस का सिस्टम स्लो हो जाएगा. ठीक है. Regulatory requirements associated with cloud services are evolving and may turn out to be more challenging to comply with. Demands may become more costly and onerous, particularly for smaller cloud service companies. There is constant demand for highly skilled and technically knowledgeable employees to work within the cloud service industry. However, the availability of suitably qualified staff for this rapidly growing sector means that they are in short supply. तो इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है, ये काफी ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में ये लोग हैं. ये लोग काफी ज्यादा शॉर्ट सप्लाई में है. देन आती है बात क्लाउड सर्विस इनोवेशन. तो यहाँ पर बिजनेस इंटेलिजेंस आ रही है, राइट? बिजनेस इंटेलिजेंस एंड देन क्वांटम कंप्यूटिंग. ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का काम है. ठीक है, क्लाउड पर अगर होगा तो क्लाउड ड्रामेटिकली इंक्रीजेस बोथ द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द क्लाइंट. दिस कुड प्रूव टू बी अ यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग. बड़ी अलग सी चीज है. ठीक है, तो ये नए डेवलपमेंट्स जो आ रहे हैं. BI systems collate, store and process data to provide clients with meaningful information in support of decision making. तो again artificial intelligence type का ही है. If BI were offered on the cloud, it would satisfy the growing demands from clients for access to BI systems combined with the other benefits of cloud applications. फिर AI आ गया. AI ह्यूमन इंटेलिजेंस आप सबको पता है. ML मतलब मशीन लर्निंग. मशीन कितनी तेजी से मशीन अपने आप को इवॉल्व करके. अब सर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल KPIs क्या क्या है. सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट KPI है फॉर दिस इंडस्ट्री. जैसे अगर तुम बैंक्स को देखो ना, बैंक्स को 99.999% तक अप टाइम चाहिए होता है. सो दिस अगेन वो सब कुछ क्लाउड पे है, बट अवेलेबिलिटी टारगेट हमेशा 100% रहेगा. मार्जिन फॉर एरर बहुत कम है क्योंकि पेनल्टीज बहुत ज्यादा होती हैं. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर तुमको चेक करना है तो कितना अवेलेबल क्लाउड सर्विसेज हैं विच हैव बीन एलोकेटेड फॉर यूज. रिलायबिलिटी देखना है तो कितने फेलियर हैं वो देखोगे. ठीक है, तो तुम्हें KPI भी दे रखे हैं. सिक्योरिटी ब्रीच, द नंबर ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. फाइनेंशियल KPI, एवरेज रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितने सिक्योरिटी ब्रीच हुए हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल KPI. NC टेक का बैकग्राउंड दे रखा है, तो इसी जो चीज दे रखी है वो बता चुका हूं ऑलरेडी. 10 years ago by 3 software engineers, they recognize the rapid growth in demand for cloud services, presented them with a great opportunity to use their combined knowledge and skills to set up a business in this field. They operate a public cloud services company so it can target a wide client base of SME throughout Farland. NC Tech provides comprehensive data storage facilities, the range of servers for storage, retrieval and sending of data, and required networking resources necessary to provide IaaS. तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओनरशिप, ये इंपॉर्टेंट एरिया है कि ओनरशिप कैसी है. तो आप देखोगे 3 ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के 10% स्टेक है. ठीक, they have 10% stake each. Remaining shares are by institutional investors like pension funds and unit trust. कोई सिंगल शेयर होल्डर 10% से ज्यादा इक्विटी नहीं होल्ड करता है. 3 founding owners, they remain fully committed to the business and currently hold the positions of CEO, commercial director, operations director on the NC Tech board. Current board membership has not changed in the last year. ये भी एक बहुत इशू है कि 5 साल से बोर्ड मेंबरशिप हर 3 साल पे चेंज होना चाहिए. हाँ जी, हाँ जी, हर साल चेंज होती है यार. डायरेक्टर्स तो हर साल रिटायर होने चाहिए, फिर री-इलेक्ट होते हैं. री-इलेक्ट होने चाहिए बट रिटायर तो हर साल होंगे. Shares in NC Tech have performed better than other similar technology companies on Farland stocks over the last 5 years. However, in the last financial year, there has been an unforeseen and significant fall in gross profit, which has affected the share price and unsettled some shareholders. Absence of any dominant shareholder means that the board is generally free to run the. तो जनरली कोई इतना बड़ा शेयर होल्डर है नहीं. ठीक है, तो
आराम से ये बोर्ड जो है ये लोग चलाते हैं। विजन मिशन कॉर्पोरेट वैल्यू, इट इज टू बी वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन पार्लैंड। मिशन आपको दे रखा है कॉन्स्टेंटली अचीव करना है ऑपरेशनल एक्सीलेंस, डिफरेंशिएट करना है बाय एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर क्लाइंट, डेवलपिंग मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग एनसीटेक ब्रांड, developing sustainable relationship with all key business stakeholders, maintaining a profitable business model to attract further investments. Core values, energy, ठीक है, grasp opportunities, make things happen. Excellence, strive to do things better than anyone else in the industry. Excitement, foster challenge, trust, respect to and from colleagues through teamwork. Ethics, promote and show integrity, ठीक है, integrity बता चुका हूं क्या, openness in all areas of बिजनेस। बोर्ड कैसा है इनका, देखो ऊपर एनईडी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बैठता है, उसके नीचे सीईओ है, और साथ में आपके पास नॉन एग्जीक्यूटिव 5 डायरेक्टर्स हैं। सीईओ के नीचे अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को सीधा सीधा ये जो 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, बाकी जो अपना सीईओ है ये रिपोर्ट करता है। इसमें फाइनेंस डायरेक्टर है, इसके नीचे आता है कमर्शियल डायरेक्टर आता है, मार्केटिंग डायरेक्टर आता है, एचआर डायरेक्टर आता है, ऑपरेशंस डायरेक्टर इसके नीचे आता है, सीईओ के नीचे आता है। 4 सब कमिटीज है, ठीक है। ऑडिट कमिटी है, बता नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ऑल ऑफ whom have a strong background in finance. नॉमिनेशंस कमिटी है, which is run by the any नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर, चेयरमैन कभी भी नॉमिनेशन कमिटी में नहीं होना चाहिए, and comprises all नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। रेम्यूनरेशन कमिटी है, comprising 3 नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन with human resource director providing the membership with members with professional guidance. रिस्क कमिटी है, कंप्राइजिंग 2, हाँ बोलो सर इसमें 2 कमिटी में चेयर है, चेयरमैन है, तो ये चेयरमैन तो होना हाँ, नहीं चाहिए, नॉमिनेशन कमिटी में भी नहीं होना चाहिए ना रेमुनरेशन नॉमिनेशन में ही और रेम्यूनरेशन दोनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों में सिर्फ एनईडीज होते हैं। दोनों में एनईडीज होते हैं। कंप्राइजिंग 2 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड कमर्शियल डायरेक्टर एंड ऑपरेशंस डायरेक्टर, ठीक है। तो अब जब तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने इतने सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बोले कि तुम लगाओ और तुमने लगाए हैं, तो तुम ये चीजें पकड़ रहे हो। बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है, इशू ये होता है कि वो इन चीजों को पकड़ते नहीं है, दे आर वेरी स्लो टू रिएक्ट, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू ऑडिट डोंट हैव। कमिटी में भी एक और दिक्कत है कि ऑडिट कमिटी में कोई एक ही बंदा ऐसे मैंडेटरी किया गया कि फाइनेंस का होना चाहिए, बट इसमें सभी के सभी फाइनेंस बैकग्राउंड से ही है। ऑडिटिंग में फाइनेंस के अलावा भी बहुत सारी चीजों की ऑडिटिंग होती है, वो भी एक इशू है। They're saying they are fully compliant with the corporate governance code, it doesn't matter. रिस्क रजिस्टर, तो रिस्क रजिस्टर मेंटेन करते हैं जहां पर नेचर एक्सटेंट ऑफ रिस्क विच दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट टू डिलीवर द सक्सेस, वो वहां पर उस रजिस्टर के अंदर होती है। रिस्क कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड मॉनिटरिंग द सिस्टम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। Risk management activities are coordinated by a team led by a risk manager who reports to both the operations director and to the chair of the risk committee, ठीक है। क्या क्या प्रिंसिपल रिस्क है, कॉम्पिटेटिव थ्रेट्स हैं, न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस में जा सकते हैं लोग, मार्केट प्रेशर्स आ सकते हैं। सेकेंडली स्टाफिंग कंसर्न्स है, ठीक है, लॉस ऑफ की पर्सनल, बाईपासिंग इंटरनल प्रोसीजर्स, रेगुलेटरी ब्रीचेस, अनएथिकल बिहेवियर। देन टेक्नोलॉजी इश्यूज हैं, लैक ऑफ इंटरनेट अवेलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, वायरस कंटेमिनेशन, डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ा थ्रेट है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा ब्रीच, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मैंने बोला था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेगुलेटरी चेंजेस, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन देंगे 100%, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अच्छा के ऊपर, इसका रिस्क पूछेंगे, क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो सब पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन्होंने देखी, अब ये स्ट्रेंथ और वीकनेस इन्होंने दे दिया। अब आपको अगर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट पूछेगा तो प्लीज दोबारा आप स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब भी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट पूछे तो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज थ्रेट लिख कर आइए, जब स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछे स्ट्रेंथ और वीकनेस लिख कर आइए। गुड रेपुटेशन विद कोर क्लाइंट बेस, strong relationship with client, provision of secure reliable services competitively priced, capable and competent workforce. Weakness क्या क्या है, IS service model offers to the client never change, so restricts growth potential, कभी change ही नहीं हुआ है। बहुत सारे large overseas cloud service companies हैं that have entered parallel market, deteriorating retention of key members of staff, तो आप key members को retain नहीं कर पा रहे हैं। Worsening financial performance over the last financial year and high dependency on internet service providers
to enable clients to access the NCTech IAS system. ठीक है, अब परफॉर्मेंस डैशबोर्ड दे रखा है, काफी अच्छा सा सुंदर सा। रेवेन्यू के बारे में बात कर रखी है, तो X1 में कम था, X2 में सबसे ज्यादा था, बट अभी रिसेंटली रेवेन्यू डाउन हो गया है। ग्रॉस अभी तो प्रॉफिट मतलब सबसे ज्यादा था, अभी जो उसने मेंशन किया हुआ था कि ग्रॉस प्रॉफिट इस बार अच्छा खासा ये हुआ है। 20X2 में थोड़ा डाउन पड़ा, 20X3 में ग्रॉस मार्जिन और कम हो गया है। पीबीटी 20X3 में ठीक ठाक हुआ है, 20X2 में सबसे अच्छा, इनका सबसे अच्छा ईयर यही है। X1 में भी कम ही था, तो अभी हम पहले से बेटर है X1 से, बट अभी पीबीटी थोड़ा सा यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को और कंट्रोल किया जा सकता है। देन आरओसी की बात करो, सबसे अच्छा अगेन X2 में था, देन X3 में है, और फिर ये सब, फिर X1 में भी आरओसी अच्छा था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, राइट। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कितने रिपोर्टेड, तो केपीआईज को ये लोग एड्रेस कर रहे हैं, कितने सिक्योरिटी ब्रीच हुए, कितनी अवेलेबिलिटी थी, तो अब अवेलेबिलिटी बेटर हो गई इनकी, ठीक है। ये वाला जो 20X3 वाला पोर्शन है, यहाँ पर इनकी अवेलेबिलिटी बेटर हो गई। क्लाइंट एवरेज सेटिस्फेक्शन रेटिंग, फारलैंड आईएएस मार्केट शेयर, राइट।